एक महिला जिसे पुरुषों की शौक थी, एक महिला जिसे नए-नए मर्दों की लत लग जाती है और इस प्यास को बुझाने के लिए उसके लिए ना एक पति काफ़ी था, ना एक पुरुष काफ़ी था। उसे हमेशा नए-नए पतियों की, नए-नए पुरुषों की तलाश रहती है। इसी वजह से उस महिला ने और उस लड़की ने, महिला भी कहना गलत होगा, उस लड़की ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया कि इस घटना की गूंज भले ही हमारे देश में नहीं हुई, लेकिन इस लड़की के ऊपर, इस महिला के ऊपर बाकायदा विदेशों में न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स चलाई गई, बाकायदा इसके ऊपर कुछ लेखकों ने किताब लिखी और इसे इंडिया की फर्स्ट लेडी सीरियल किलर यानी कि पहली ऐसी हत्यारन के रूप में दर्ज किया गया जो सिलसिलेवार तरीके से पुरुषों का कत्ल करती थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कई ऐसे सीरियल किलर्स हुए जिसके बारे में हमारे देश में बढ़ चढ़ के बताया गया। कई ऐसे सीरियल किलर हुए जिसकी गूंज हमारे प्रदेश में हुई, हमारे ज़िले में हुई, हमारे देश में हुई। लेकिन आज जिस लड़की के बारे में, लड़की की उम्र भी ज़्यादा नहीं, 14-15 साल, उस लड़की के बारे में कुछ ऐसी चीज़ इस लड़की ने किया, कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया कि भले इस लड़की के बारे में हमारे देश में कोई ना जानता हो, लेकिन विदेशों में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इस लड़की के ऊपर बाकायदा किताबें लिखी जाती हैं। बाकायदा इसके बारे में बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि इस लड़की ने कैसे किसी को मारा, किस तरीके से मारा, कब कब मारा और मारने के पीछे वजह क्या थी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज शायद आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कुछ अलग अलग तरीके से, कहीं डीजे के, कहीं रामायण के। चूँकि घर के बगल, दो जगह पे जस्ट बगल बगल में फंक्शन है, अब उनकी भी खुशी है, वो अपना डीजे बजा सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो प्लीज़ आज कहानी थोड़ा सा कम आवाज़ में, थोड़ा सा शोर के साथ आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप मेरी बातों पे फोकस रखेंगे, मेरी बातों पे ध्यान रखेंगे, तो शायद आप इस कहानी को आज छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1991, पंजाब में भटिंडा में। एक लड़की जिसका नाम लाला बान, और उस समय हमारे देश में बाल विवाह, ये सारी चीज़ें बड़े जोरों पे थी। लड़की की उम्र 14-15 साल होते होते उसकी शादी कर दी जाती थी। शादी के बाद ससुराल भेज दिया जाता था। उसके बाद कहा जाता था कि डोली जाएगी, अर्थी ही वापस आएगी। लेकिन इस केस में कुछ उल्टा ही होना था। लाला बान, जिसकी शादी 14 साल की उम्र में कर दी जाती है, 1951 में इसकी उम्र 14 साल थी। 7 अगस्त की वो तारीख थी। जब ये तैयार होती है तो देखने वालों का मानना था कि ऐसी सुंदर दुल्हन उन्होंने देखी नहीं थी। बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, बेहद मनमोहक, फूल जैसा चेहरा। लड़की की शादी होती है, लड़की की विदाई होती है, लड़की खुशी खुशी अपने ससुराल आती है। ससुराल में सारी चीज़ें बेहद सही तरीके से चल रही थी। जिस तरह से गृहस्थ जीवन चलना था, गृहस्थ जीवन चल रहा था। जिस प्रकार से सास ससुर का बर्ताव होना था, उनका बर्ताव था। और जैसे बहू का रोल होता था, लाला बान बखूबी निभा रही थी। अपने सास ससुर को पानी देती, चाय देती, इन सारी चीज़ें करती। लेकिन जैसे ही शादी के 3 हफ्ते बीतते हैं, अचानक से लाला बान के पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब लाला बान के पति की मौत होती है। लाला बान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लाला बान का रो रो के बुरा हाल था, बाकी पूरे परिवार वालों का भी रो रो के बुरा हाल था। और गांव के आसपास के समाज के लोग यही कह रहे थे कि बेचारी की अभी कुछ दिनों पहले ही मांग भराई हुई थी, कुछ दिनों पहले ही ये सुहागन हुई थी। और कैसी बेचारी की किस्मत है कि मात्र 3 हफ्तों में, 15-20 दिन में ही बेचारी का सुहाग उजड़ गया, बेचारी विधवा हो गई। लाला बान रोती रहती है, आसपास के लोग इसे समझाते रहते हैं। समय बीतता है, अंतिम क्रिया कर दी जाती है, लाश को जला दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, घर वालों को, चाहे वो लाला बान के ससुराल वाले हों, चाहे लाला बान के मायके वाले हों, चाहे समाज के लोग हों, उनको लाला बान का ये फूल सा चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ देखा नहीं जा रहा था। लिहाजा लाला बान की दूसरी शादी होती है और शादी होने के कुछ महीने बाद लाला बान अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाती है, सेम पहले वाले तरीके से अपने सास ससुर की सेवा करती है, अपने पति के साथ रहती है, गृहस्थ जीवन में इन्वॉल्व होती है। लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते बीतते हैं, इस दूसरे पति की भी मौत हो जाती है। अब जो लोग, खासकर जो मायके पक्ष के थे, जो लाला बान के घर के लोग थे, उनका मानना था कि उनकी बेटी बेचारी कितनी बदनसीब है, किस तरह की किस्मत है कि अभी एक पति मरा था, इधर दूसरी शादी हुई, दूसरा भी पति मर गया। अब इसके बाद फिर से इसे मायके लाया जाता है। इसका रो रो के बुरा हाल था। पति की लाश पे चिपक के रोती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है कि ईश्वर है, ईश्वर किस गुनाह की आपने मुझे इस तरह से सज़ा दी है, मेरे 2 पतियों की इस तरह से मुझसे छीन लिया।
आसपास के लोग इसे देखते हैं और जिस हिसाब से ये रो रही थी, जिस हिसाब से ये चिल्ला रहे थे, आसपास के लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाता है कि बेचारी की कैसी किस्मत है। फिर समय बीतता है, घर वाले इसकी तीसरी शादी करते हैं। अब घर वाले शादी करते हैं, शादी करने के बाद बेहद उम्मीद के साथ इसे अपने नए पति के साथ विदा करते हैं। उम्र इसकी 14 से 15 साल हो चुकी थी। 15 साल की उम्र में इसकी तीसरी शादी होती है और तीसरी शादी के बाद जब इसकी विदाई होती है, घर वाले काफ़ी पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ करवाने के बाद इसकी फिर से विदाई होती है, ससुराल जाती है। पहले और दूसरे वाले की तरह तीसरे वाले में भी इसके पति की 3-4 हफ्तों में मौत हो जाती है। अब इसके बाद पति की मौत होती है, इसका फिर से रो रो के बुरा हाल था। अब इधर आसपास के लोगों को लगने लगता है कि जो लाला बान है इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। नतीजा यही हो रहा है कि इसके पति की तभी मौत हो रही है, नहीं तो 3-3 पतियों को ऐसे मरना नहीं चाहिए था। किसी किसी को लग रहा था कि लाला बान खुद एक प्रेत है, खुद एक भूत है, इसके ऊपर किसी का साया है। लिहाजा अब जो लाला बान के माता पिता थे इसे दूर दूर तक तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं, दूर दूर तक पादरियों के पास, मौलवी मौलानाओं के पास, पंडितों के पास लेके जाते हैं। हर जगह से इसकी झाड़ फूक होती है, हर जगह से इसका जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती थी ये सारी चीज़ें की जाती, इसका भूत उतारा जाता है। फिर जैसे तैसे करके इसकी चौथी शादी होती है। चौथी शादी होने के बाद सबको बड़ी उम्मीद थी कि शायद पूजा पाठ करा दिया गया, इसके बाद हो सकता है अब सारी चीज़ें सही चले, लाला बान अब सुहागिन रहे। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं, लाला बान के इस चौथे पति की भी मौत हो जाती है। अब जब चौथे पति की मौत होती है तो जो मामला था पूरे इलाके में बड़े जोरों शोरों से फैलता है कि कैसे लाला बान की पहले पति की मौत हुई, लाला बान की दूसरे पति की मौत हुई, तीसरे पति की मौत हुई, चौथे पति की मौत हो गई। अब नतीजा ये हुआ कि जब पांचवें पति की तलाश की जाती है, इसके लिए फिर से दूल्हा खोजा जाता है, तो कोई भी आदमी ना इससे अपना बेटा देने को तैयार था, ना ही कोई आदमी इससे शादी करने को तैयार था। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन अब बेटी 15-16 साल उम्र थी, इसे पूरी जिंदगी के लिए ऐसे घर पे भी नहीं बैठाया जा सकता था। नतीजा ये हुआ कि जो लाला बान के गार्जियन थे, माँ बाप थे, वो इसकी जो शादी है वो झूठ बोल के किसी दूसरे नाम से, क्योंकि इस समय ऐसी सारी चीज़ें होती नहीं थी, ना कोई आधार कार्ड था, ना कोई पढ़ा लिखा होता था। लड़कियां पैदा होती थी, घर में रहती थी, माँ के साथ काम करती थी, और जैसे 14-15 साल उम्र होती थी ससुराल चली जाती थी। तो ना किसी डॉक्यूमेंट में इनका नाम आता था, ना ही कहीं से नाम का प्रूफ होता था। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ना किसी का फेसबुक था, ना किसी का कुछ था, ना लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते थे। जैसे तैसे करके एक दूसरे से मुंह दिखाई कर दी जाती थी, फिर फाइनली शादी कर दी जाती थी। तो इसके माँ बाप अब दूसरे नाम बदल बदल के इसकी शादियाँ करते हैं। 5वीं शादी होती है, पति की फिर से मौत होती है। 6वीं शादी होती है, पति की फिर से मौत होती है। 7वीं शादी होती है, 8वीं शादी होती है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस लाला बान की 16 बार शादी होती है, और 16 बार इसके पति की बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह के, शादी के 3 से 4 हफ्तों के अंदर अचानक से मौत हो जाती है। ना कहीं चोट के निशान थे, ना ही किसी और चीज़ के नुकसान थे, ना कुछ टेंशन थी, ना कोई जादू टोना हुआ था। फिर भी अचानक से 16 के 16 पति इसके मर जाते हैं। अब इसके बाद ये अपने पतियों के लिए रोती, रोने के बाद ये दोबारा शादी करती। ये क्रम 14 साल से जब इसका शुरू हुआ था, जब 20 साल की हो जाती तब तक ये क्रम इसका ऐसे चलता रहता, सिलसिलेवार तरीके से शादियाँ करती रहती, पति मरते रहते, पति के लिए रोती, फिर दूसरी शादी करती, फिर पति मरते, फिर रोती। अब ये बात जब आसपास के इलाकों में फैलती है, धीरे धीरे समय भी बदल रहा था, हमारा इंडिया भी डेवलप कर रहा था। 91 से अगर 6 साल जोड़ा जाए 51 से, तो 51 से अगर 6 साल आप जोड़ेंगे तो 57-58 तक हमारे देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रांति आ चुकी थी। पुलिस भारत की हो चुकी थी, इंडियन पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। चूँकि हम उस समय गुलामी से जस्ट आज़ाद हुए, तो सारे लोगों के मन में अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति एक दृढ़ विश्वास था कि हम कैसे भी करके अपनी ड्यूटी कितना बखूबी निभा लें, हमारे देश में कितना कम से कम क्राइम हो, कितनी कम घूसखोरी है। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो उस समय पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही थी। मैंने अपने जब गार्जियनों से पूछा, मैंने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा, दादा दादी से पूछा, तो उस समय जब कोई हवलदार या फिर कोई सिपाही लाल पगड़ी पहन के आ जाता था तो पूरे गांव में दहशत मच जाती थी कि किसी ने क्या गुनाह कर दिया जो पुलिस ऐसे आ गई। आज 100 नंबर, 112 नंबर से घूमती रहती, किसी को कोई मतलब नहीं, पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती, लोग इग्नोर करते रहते, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पी रहे, जिसको जो करना कर रहे। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो जब 16 पतियों की इसकी मौत होती है, इधर पुलिस के पास ये जब बात जाती है कि एक लड़की है, उसके 16 के 16 पति ऐसे मर गए,
तो पुलिस वाले भी इस लड़की पे कहीं ना कहीं नज़र रख रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसके पति की अचानक से मौत हो जा रही, फिर ये दूसरी शादी कर रही, फिर मौत हो जा रही। नतीजा ये हुआ कि जब इसकी 17वीं शादी होती है तो इस शादी पे पुलिस वालों की खास नज़र होती है। शादी होती है, शादी होने के बाद सेम 16 बार की तरह 17वें बार में 3 से 4 हफ्तों में इसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और बॉडी को इधर घर वाले, क्योंकि उस समय पोस्टमार्टम इन सारी चीज़ों के लिए बड़ी टेंशन हो जाती थी घर वालों की कि हम अपने बच्चे की या फिर हम अपने परिवार वाले की लाश को इस तरह से कटवाएंगे पिटवाएंगे। लेकिन पुलिस वाले जिद करते हैं, डराते धमकाते हैं और उस आदमी की, उस शख्स की लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है सारी चीज़ें अपने आप में बदल जाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उस आदमी के शरीर में जहर मिलता है, पॉइजन मिलता है। अब पुलिस वाले जो पहला शक था, जाहिर सी बात है कि जिस लड़की के 16 पतियों की मौत हो गई और 17वें की मौत में भी जहर निकला हो, तो सारा शक जो जाने वाला था उसी लड़की पे जाने वाला था। लिहाजा पुलिस आती है, लाला बान को उठा के जब पूछताछ करती है, अब लाला बान कुछ देर तक घुमाती है, रोती पीटती है। लेकिन इसके बाद जब वो कहानी सुनाती है तो ये कहानी इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली थी, इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली है। और 17 लोगों को मारने के पीछे उसने जो वजह बताई, इस पर भी किसी को यकीन करना शायद नामुमकिन है। लाला बान बताती है कि नए आदमियों के प्रति उसका जो आकर्षण था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो अपने पति से, जिससे भी उसकी शादी होती, उससे उसका मन कुछ ही दिन में भर जाता और उसे हमेशा नए पतियों के साथ सेक्स करने की इच्छा होती थी। अब नए पति उसे तभी मिल सकते थे जब पुराने पति मर जाए। इसीलिए वो जब उसका मन भर जाता था सेक्स करके अपने पुराने पति के साथ, तो उसके दूध में, उसके खाने में वो जहर मिला देती, जहर मिला के मार देती। और एक बात का विशेष ध्यान रखती कि मरने के अगले ही दिन अंतिम संस्कार हो जाए। इसलिए वो मारने का जो समय रखती थी वो शाम को ही मार देती, ताकि रात भर में खबर पूरी रिलेशन, पूरी रिश्तेदारी में फैल जाए। जिनको भी आना है वो आ जाए और अंतिम संस्कार सुबह सुबह हो जाए, ताकि कोई लाश को पोस्टमार्टम के लिए ना भेज पाए, ताकि कहीं कुछ हो ना पाए। ये बाकायदा रोती और इस तरह से एक्टिंग करती कि किसी को ना इसके ऊपर शक होता और सब इसके चेहरे को, इसके फूल से चेहरे को देखते सबको इसके ऊपर दया आती और इसके ऊपर कोई संदेह नहीं होता। पति का अंतिम संस्कार हो जाता और इसकी दूसरी शादी हो जाती। और इसका मानना था कि ये 17वीं शादी करने के बाद फिर 18वीं शादी करती है, शायद अगर उससे भी मन भर जाता उसे भी सेम तरीके से मार देते। अब पुलिस वाले जब ये बयान सुनते हैं तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि 20 साल की लड़की जो 14 साल की उम्र से सीरियल किलिंग कर रही है और 20 साल तक, 6 साल तक सीरियल किलिंग करती है और बस सेक्स की भूख मिटाने के लिए, शारीरिक तड़प मिटाने के लिए, नए नए पतियों के लिए वो 17 लोगों को मार चुकी थी। अब सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस मामले के बारे में हमारे देश में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी आपको अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, जिसकी कटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, अभी एडिटिंग करके लगा दूँगा। उस न्यूज़ कटिंग में इस लड़की को बाकायदा द मॉन्स्टर, द चैम्पियन लेडी किलर, इंडियन ब्लू बियर्ड, इन सारे नाम से बाकायदा इसके बारे में अलग अलग किताबें लिखी गई, अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे गए। और इस मामले को आज भी फॉरेन के लोग स्टडी करते हैं कि इस लड़की ने ऐसा आखिर किया क्यों था। तो अब सोच के देखिए कि एक लड़की 14 साल से 20 साल की उम्र में सेक्स के प्रति इतनी ज़्यादा भूखी थी, उसने 20-17 लोगों का मार दिया और शायद इसका आंकड़ा न जाने कितने तक जाता, कहीं पकड़ी न जाती थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आप यहाँ तक मुझे सुने, इतने शोर शराबे में भी, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद आपका। लेकिन आसपास के लोग रहते हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी खुशियाँ हैं। मेरी खुशी आपको कहानी सुनाने में है, आपकी खुशी शायद मुझसे कहानी सुनने में, और उनके घर में शादी तो उनकी खुशी उसमें है। तो सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। और थोड़ा और खुश हो जाऊँगा अगर आप लाइक कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।